हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ माइंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ माइनर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है। आप सबको पता है कि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वैलिड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने एक वैलिड एसेंशियल डिस्कस किया था। वो था कि जो पार्टीज़ हैं उनकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आई थी कि माइनर जो है वो उसकी कैपेसिटी नहीं होती, यानी वो इनकैपेसिटेटेड होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि कोई माइनर जिसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है और उसके कॉन्ट्रैक्ट का, उसके एग्रीमेंट का स्टेटस क्या होगा, वो माइनर कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और ऐसी सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स को मैं आंसर कर सकूँ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगी वो कौन सी होगी। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि एवरी पर्सन इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें निकल के क्या आई है कि एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ विच ही सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट को डालने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रेलेवेंस है, ये मैं आपको बताती हूँ। लॉ विद सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो एज ऑफ द माइनर है वो लॉज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे हमारा जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है 1957 का, वो मेजॉरिटी की एज नॉर्मली 18 बताता है, लेकिन जब कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करता है किसी माइनर की पर्सन या प्रॉपर्टी के लिए, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पर्सन और प्रॉपर्टी अलग अलग होती है व्हेन अ कोर्ट अपॉइंट्स अ गार्जियन। नेवरथलेस इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। तो जब कोर्ट है ना गार्जियन अपॉइंट करती है माइनर के पर्सन या बॉडी के लिए, तो जो उसकी एज होती है वो क्या होती है, वो होती है 21 ईयर्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ विच ही सब्जेक्ट आया था कि वो लॉ के बेसिस पे डिसाइड होगा कि उस माइनर की एज क्या होगी, 18 होगी, 21 होगी या 16 होगी। ठीक है, आपको पता है मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ फैक्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि इंग्लैंड में जो फॉर्मली एज ऑफ वो मेजॉरिटी थी वो 21 ईयर्स थी, लेकिन जब वहाँ पे फैमिली लॉ रिफॉर्म एक्ट 1969 आया तो वहाँ पे जो माइनर की एज है वो कर दी गई 18 ईयर्स। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि हम 18 साल से नीचे के जो भी बच्चे होंगे हम उनको इन्फेंट बोलेंगे। आप भी अगर अपने किसी भी एग्ज़ाम के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो आपको इन्फेंट वर्ड का यूज़ करना है। यहाँ इन्फेंट सिर्फ एक छोटा बच्चा नहीं है, इन्फेंट वो है जो 18 साल से कम है। ठीक है, उसके बाद आता है पर्सन ऑफ साउंड माइंड और हु इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। तो मतलब वो साउंड माइंड का होना चाहिए और लॉ ने उसको क्या नहीं कर रखा होना चाहिए, लॉ ने उसको फॉरबिड नहीं करा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो स्टेटस ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो एज सच कुछ स्पेसिफिक जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो प्रोवाइड नहीं करता है। तो इसके लिए एक है ना हमारे पास केस लॉ भी है जो मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का केस है। प्लीज़ ये केस लॉ आप जहाँ पे भी माइनर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट का आंसर मेंशन करें तो बिना सोचे समझे, बिना भूले इस केस को ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि ये एक लैंडमार्क केस लॉ है। तो इस केस के अंदर जो जस्टिस थे सर लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने ऐसा बोला था कि है ना, मैं आपको उनका स्टेटमेंट ही सुनाती हूँ। उन्होंने ऐसा बोला था, लुकिंग एट सेक्शन 11 देयर लॉर्डशिप्स आर सेटिस्फाइड दैट द एक्ट मेक्स इट एसेंशियल दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज शुड बी competent टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन who by a reason of infancy is incompetent to contract cannot make a contract within the meaning of the act। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सर लॉर्ड नॉर्थ ने ये बोल दिया था क्योंकि माइनर के पास इतना कंपिटेंसी नहीं होती है कि वो अपनी वैलिड कंसेंट दे सके या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सके, इसलिए जो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट काउंट नहीं होगा विद इन द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस एक्ट, राइट।
अब हम बात करने वाले हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स होंगे जब एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो अब आप समझिए कि है ना, ऐसा हो गया है कि एक माइनर ने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो क्या आप उसको स्टॉप कर सकते हैं? स्टॉप मतलब क्या आप उसको बाइंड कर सकते हैं कि जो तुमने बोला है तुम प्लीज़ ये करो कि तुम्हारे वर्ड से बाइंडिंग हो, तुम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, तुमने जो कुछ भी यहाँ पे बोला है वो तुमको मानना ही पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर माइनर कोई भी बात बोल भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उस चीज़ से क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। इसके रिगार्डिंग जो केस लॉ हम बात करने जा रहे हैं वो है जगन्नाथ सिंह वर्सेस ललिता प्रसाद 1908 एंड 1910 का। इसके अंदर ये है ना क्वेश्चन जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। तो ये क्रिएट हो गया था कि क्या आप माइनर को स्टॉप कर सकते हो। तो इसके अंदर कोर्ट ने ऐसा बोला था कि माइनर के अगेंस्ट कोई भी स्टॉपल नहीं होता है। उसके बाद आता है नो लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसकी वजह से माइनर जो है वो क्या कर रहा है, उसके रिगार्डिंग टॉर्ट या कॉन्ट्रैक्ट में कोई लाइबिलिटी अराइज हो रही है, तो आप उस लाइबिलिटी से भी उस माइनर को बाउंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको मैं एक बात बताऊं, ऐसा इसलिए यहाँ पे पॉइंट डाला गया है क्योंकि जो माइनर होता है वो इनकैपेबल होता है कंसेंट देने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि वो इनकेपेबल है तो इसका मतलब वो अपनी प्रॉपर कंसेंट ही नहीं दे सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही कैसे। इस वजह से अगर कोई लाइबिलिटी भी अराइज हो रही है, उसकी मतलब लाइबिलिटी अराइज हो रही है इन द सेंस कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होगी, हम उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है इन रिगार्ड ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट हम वेव कर देंगे। ये यहाँ पे पॉइंट कहना चाह रहा है। अब उसके बाद आता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? तो सपोज अगर कोई माइनर है जिसने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो क्या आप उसको कंपेल करोगे कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्टोर करे? आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो पर उस एक्सटेंट तक कि जहाँ तक उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है मिस्टर वाई के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है सपोज 10,000 में उन्होंने अपना घर खरीदा है या बेचा है, कुछ ऐसे तरीके का उनके बीच में डीलिंग हुआ है। तो सपोज कीजिए कि वो पैसे उनको नहीं मिले या उनके बीच में ब्रीच अराइज हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका है। तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स जो कि माइनर है उनको किस एक्सटेंट तक लाइबल कर सकते हैं? वो उनको उस एक्सटेंट तक लाइबल कर सकते हैं क्योंकि डैमेजेस हुए हैं। आप ये देखिए कि है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है और अगर उससे कोई डैमेज अराइज हो रहा है तो उसको रीपे करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए भी बोलता है। ऐसा कौन सा सेक्शन बात करता है? ऐसा सेक्शन बात करता है सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप उसको कहाँ तक रेस्टिट्यूट कर सकते हैं? आप उसको रेस्टिट्यूट कर सकते हैं उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के एक्सटेंट तक ही। अब वापस से मैंने आपको बोला कि मोहिनी बीबी वर्सेस धर्नादास घोष का जो केस है वो बहुत 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 लैंडमार्क केस है। इसलिए अब यहाँ पे मैं आपको इसके फैक्ट्स बताती हूँ ताकि आप कभी ना भूलें कि ये केस क्या था। तो इसके अंदर आप ये जो घर देख रहे हैं, ये घर एक माइनर था जिसने गिरवी रखा था, गिरवी यानी मोर्गेज किया था। किसके साथ? ये जो इंसान आप देख रहे हैं इस पर्सन के साथ इन्होंने मोर्गेज करा था अपना ये घर। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि माइनर जो है उन्होंने घर मोर्गेज कर लिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20,000 रुपीज़ का इससे लोन सिक्योर किया था। 10,500 रुपीज़ का जो अमाउंट था वो उनको एडवांस हो गया था, यानी उनको पहले ही दे दिया जा चुका था। जब ये जो पर्सन है उनके अटर्नी ने उनके अकाउंट्स को चेक किया तो उनको ये चीज़ पता चली कि जिनके साथ उन्होंने ये लोन का कॉन्ट्रैक्ट किया है वो तो एक माइनर है, मेजर है ही नहीं। तो फिर उन्होंने उसको बोला कि तुमने जितना पैसा मुझसे अभी तक लिया है तुम उसको रिस्टोर करो। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया उन्होंने अपना जो रिस्टोरेशन था वो फाइल किया सेक्शन 64 और 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ही। तो जब कोर्ट के पास ये केस गया तो कोर्ट ने बोला कि जो मिस्टर मोहिनी बीबी हैं या जो माइनर जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो क्या करा है, उन्होंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सिबल ही नहीं है।
ठीक है, इस वजह से आपको हम कोई भी तरीके का रिलीफ हम कोर्ट से प्रोवाइड नहीं करवा सकते। उन्होंने ये भी प्लीड किया कि आप मुझे इनकी एटलीस्ट प्रॉपर्टी से तो प्रोवाइड करवाओ, लेकिन कोर्ट ने इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया कि हम कोई भी प्रॉपर्टी से भी आपको रिलीफ जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। ये था इफेक्ट ऑफ माइनर के अग्रीमेंट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की कि सपोज कीजिए कोई एग्रीमेंट है वो माइनर के बेनिफिट में है, तो आपको पता होगा ये बात एक लॉ में चली आ रही है कि अगर कोई चीज़ किसी के बेनिफिट में होती है तो वो बहुत जल्दी एनफोर्स की जाती है। अगर वो कुछ एक बेनिफिट किसी के लिए भी लेकर आ रही है तो वो उसको एनफोर्स करवाना बहुत आसान होता है, वो ईजिली एनफोर्स की जा सकती है। तो इसी रिगार्ड में होता है एक बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी माइनर को बेनिफिट ड्रॉ कर रहा है ना, और कोई रिक्वायर्ड ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब हम एक केस लॉ की बात करते हैं इसके अंदर, जिसमें है राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब AIR 1949 का ये केस है। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक प्लेंटिफ जो थी वो माइनर थी, उसके फादर ने एक फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ काम करेगी किसी एक पर्टिकुलर रोल पे। तो क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आगे चल के ब्रीच हुआ, तो उसके फादर ने उस डायरेक्टर को सू किया। तो कोर्ट में जाके ये बोला कि क्योंकि वो जो प्लेंटिफ है वो माइनर है, इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, नलिटी है। नलिटी मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ज़ीरो है। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि अगर कोई चीज़ बेनिफिट में है, देखिए इसके अंदर कोई सैलरी जो है, कोर्ट का यही इसके अंदर रेशो डिसेंड आया था कि है ना, कोई इसके अंदर कोई सैलरी नहीं मिल रही है, कोई सैलरी बेसिस पे नहीं हुआ है, कोई रेम्यूनरेशन, कोई कैश बेनिफिट, कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो आप किस बेसिस पे एग्रीमेंट कर रहे हो। इसी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब क्या होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैरिजेस क्या होती हैं, बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट की जाती हैं ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर बाय देयर पेरेंट्स, बाय देयर क्लोज रिलेटिव, बाय देयर फैमिली मेम्बर्स। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सच मैरिजेस इन इंडिया। मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदू मैरिज एक्ट तो ऐसी कोई चीज़ को परमिट करता ही नहीं है। When it is a very essential point of the Hindu Marriage Act to constitute a valid marriage that the girl and boy should be below the age of 18 years and 21 years respectively, right? लेकिन क्या होता है, मुस्लिम्स के अंदर 16 years या उनके अंदर भी एज होती है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो मैरिज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि वो जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैरिज जो मुस्लिम मैरिज होएगी, अगर वो माइनर के क्या होगी, मेजर होने के पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो वो उनके क्लोज रिलेटिव जो ज़बर होते हैं, ज़बर की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो मुस्लिम लॉ प्रोवाइड करवाता है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको कुरान जो है, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम लॉ पूरा कुरान बेस्ड होता है, तो कुरान उनको परमिट करती है कि वो उनके बिहाफ पे जो है वो क्या दे सकते हैं, कंसेंट दे सकते हैं। तो ये बात आई हमारी किसकी, बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अब बारी आती है आखिरी पॉइंट जो है रेटिफिकेशन। अब बारी आती है रेटिफिकेशन होता क्या है। रेटिफिकेशन मतलब कि अगर कोई माइनर है और उसको खुद से रियलाइज होता है, देखिए कोर्ट इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, रेटिफिकेशन मतलब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करना चाहता है, उसको करेक्ट करना चाहता है, तो उसमें अंदर ऐसा क्या होगा कि रेटिफिकेशन जो है वो अलाउड तो नहीं है, लेकिन अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करना चाहते हो तो आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। पुराना वाला तो आप ख़त्म कर चुके हो, पुराने वाला का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये था ऑल अबाउट द कैपेसिटी ऑफ अ माइनर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इफेक्ट्स और उसके बेनिफिट क्या होंगे, अगर बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है रेटिफिकेशन क्या होगा। I have tried to explain you all the things and I hope that I am able to clear all of your doubts. If you feel that this video is able to add some value to your life, then please do not forget to like, share and subscribe Law Minds. Thank you.